यूक्रेन ने अब जंग का तरीका बदल दिया है। लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि रूस की युद्ध मशीन के खिलाफ लड़ी जा रही। तेल रिफाइनरियां हो, गैस प्लांट हो, सैन्य संचार केंद्र, हथियार कारखाने या फिर शैडो फ्लीट, यूक्रेन एक एक करके उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिनके दम पर रूस ये युद्ध लड़ रहा है। इसका असर अब रूस के शहरों तक पहुंच चुका है। पेट्रोल पंपों पर कतारें लग गई हैं। आधे रूस में पेट्रोल और डीजल के लिए राशनिंग लागू करनी पड़ रही है, यानी जितना पेट्रोल सरकार देगी उतना ही ले सकेंगे आप। पहली बार क्रेमलिन को तेल के लिए आपातकाल जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की की नई रणनीति रूस की युद्ध क्षमता और अर्थव्यवस्था को तेजी से कमजोर कर रही है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। 50 से ज्यादा बड़े ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने रूस की ईंधन व्यवस्था को हिला दिया है। रूस की करीब 1/3 रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हो चुकी है। रिफाइनिंग 21 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिफाइनिंग क्रूड ऑयल का उत्पादन 25% तक घट गया है। पेट्रोल उत्पादन में भी 17% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू मांग के मुकाबले ईंधन की उपलब्धता करीब 15% कम हो गई है। रूस के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में अब राशनिंग लागू करनी पड़ी है। कई इलाकों में एक बार में सिर्फ 30 से 50 लीटर ईंधन ही दिया जा रहा है। क्रीमिया में आम नागरिकों के लिए पेट्रोल की बिक्री तक रोक दी गई है। कुछ इलाकों में पेट्रोल की कीमत 140 रूबल प्रति लीटर यानी करीब 170 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हालात ऐसे हैं कि कई पेट्रोल पंपों पर 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 500 किलोमीटर दूर मॉस्को में रूस के सबसे बड़े सैन्य संचार केंद्र दुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया है। हमले में उपग्रह संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले 32 मीटर लंबे मार्क 4 एंटेना को भारी नुकसान पहुंचा। इसका मुख्य कंट्रोल भी तबाह हो गया। यूक्रेन ने महज 8 दिनों के भीतर इस बेहद सुरक्षित ठिकाने पर 2 बार सफल ड्रोन हमले किए हैं। तो यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 800 किलोमीटर दूर रूस की नॉर्सी रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यहां फ्लेमिंगो FP5 मिसाइल से हमला हुआ है। यह रूस की चौथी बड़ी रिफाइनरी है। हमले में इसकी क्रैकिंग यूनिट नष्ट हो गई और उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया। ऑरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला हुआ है। यह फ्रंट लाइन से करीब 1200 किलोमीटर दूर है। कजाकिस्तान की सीमा के पास है। यहां हर साल 35 अरब क्यूबिक मीटर गैस प्रोसेस होती है। यूक्रेन ने यहां लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया जिसमें प्लांट को गंभीर नुकसान हुआ। यूक्रेन ने कर्ज के दोनों तेल भंडारण केंद्रों पर भी नए ड्रोन हमले किए हैं। कावकाज के सैन्य ईंधन आपूर्ति केंद्र पर भी हमला हुआ है। यह रूसी सेना तक ईंधन आपूर्ति का केंद्र है। तो आपसे रिफाइनरी पर भी अब तक कई बार हमला कर चुके हैं। रूस की स्लावियांस्क रिफाइनरी पर भी लंबी दूरी के ड्रोन से हमला हुआ है। यारोस्लावल रिफाइनरी पर हमले के बाद इसका उत्पादन रुक गया है। डोनेट्स्क के रूसी लॉजिस्टिक्स हब पर भी ड्रोन हमला हुआ। हमले में कई सैन्य ट्रक और ईंधन टैंकर तबाह हो गए। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पहले ही यूक्रेन के ड्रोन के निशाने पर आ चुकी है। यहां से मॉस्को की करीब 40% ईंधन जरूरत पूरी होती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तंज कसा है कि जहां रूस की आम जनता तेल की बूंद बूंद को तरस रही है, वहीं क्रेमलिन यूक्रेन पर ड्रोन दागने के लिए हर दिन अकेले 45 टन ईंधन सैन्य ड्रोनों में फूंक रहा है। सेना को हर हाल में ईंधन देने की जिद का नतीजा यह हुआ है कि रूस की घरेलू सप्लाई चेन 1 से 2 महीने लेट हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब पूरी तरह से ड्रोन और टेक्नोलॉजी वॉर में बदल चुका है। दूसरी तरफ नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को मिल रही मदद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के कीव को राख मिलाने के प्लान को पुतिन ने पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेटो देशों की यह सीक्रेट मदद कहीं पुतिन को एटमी बटन दबाने पर मजबूर ना कर दे। क्या यह महाविनाश की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। ZU-23 ट्विन बैरल एंटी एयरक्राफ्ट तोप है जिसे सोवियत संघ में 1960 के दशक में विकसित किया गया था। तोप का वजन लगभग 950 किलोग्राम होता है। ZU-23 की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका फायरिंग रेट लगभग 2000 राउंड प्रति मिनट है, जो करीब 400 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। लेकिन रूस इसे अपग्रेड करके ड्रोन किलर बना रहा है। ZU-23 को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें थर्मल इमेजिंग और हाई डेफिनेशन कैमरे लगा दिए गए हैं, जो अंधेरे या खराब मौसम में भी ड्रोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेजर रेंज फाइंडर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लेजर रेंज फाइंडर तकनीक की मदद से ड्रोन की सटीक दूरी और गति को चंद सेकंड में नाप लेगी। ZU-23 तोप में एयर बस्ट गोला बारूद सबसे अहम अपग्रेडेशन है। एयर बस्ट तकनीक के बाद ये गोले ड्रोन से टकराने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ड्रोन के करीब पहुंचते ही
हवा में विस्फोट करते हैं जो दुश्मन के ड्रोन को तबाह करने के लिए काफी है। यूक्रेन और स्वीडन ने यूक्रेन की वायुसेना को मजबूत करने के लिए 16 ग्रिपेन ई फाइटर जेट खरीदने का एक ऐतिहासिक समझौता किया है। ग्रिपेन फाइटर जेट की पहली खेप 2027 की शुरुआत में मिलेगी। ग्रिपेन जेट को बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं होती, हाईवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। ग्रिपेन ई मल्टी रोल फाइटर जेट है, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मीटियोर मिसाइलें शामिल हैं। 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी से दुश्मन के विमानों को नष्ट करने की क्षमता है। ग्रिपेन को मेंटेन करना बेहद सस्ता है, जिसका मकसद रूसी ड्रोन घुसपैठ को रोकना, साथ ही हवाई और समुद्री खतरों पर तुरंत एक्शन लेना शामिल है, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में कम समय में बचा जा सके। ब्रिटेन ने पोर्टन डाउन में नए केमिकल हथियारों की लैब डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में $765 मिलियन के निवेश की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य बायोलॉजिकल खतरों से देश की रक्षा करना है, साथ ही अत्याधुनिक तकनीकों AI रोबोटिक्स का विकास करना है। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर 7 रेलवे चेक पॉइंट्स को बंद किया गया है। फिनलैंड सीमा से 5 चेक पॉइंट्स बंद किए गए हैं। वाइबोर्ग, व्याटिसल्या, ल्यूतिया, सेंट पीटर्सबर्ग फिनलैंड्स्की और स्वेतोगोर्स्क। एस्टोनिया सीमा पेचोरिप्स्कोव चेक पॉइंट पर रेल यातायात रोका गया है, जबकि लातविया सीमा से पियतलोवो चेक पॉइंट को बंद कर दिया है।